तो जगत सिंह ने तेज सरगोशी की। चलो आओ। हमने सरवत को अपने बाजुओं की कुर्सी पर बिठाया, दोनों तरफ से उसके कंधे थामे और तेजी से आगे बढ़े। सरवत ने अपना सर मेरे कंधे से टिका दिया था। वाकई जगत इन रास्तों का गहरा शनावर था। तारीकी के बावजूद हम कहीं ठोकर खाए बगैर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एक खाला है, ध्यान से। जगत ने तेज सरगोशी की। खाले की मुख्तसर गहराई से गुजरने के फौरन बाद हम जंतर की महफूज झाड़ियों में पहुंच गए। जगत बुरी तरह हाँप रहा था। थोड़ी बहुत सांस मुझे भी चढ़ी हुई थी। हमें जंतरों में पहुंचे मुश्किल चंद सेकंड हुए थे कि सर्च लाइट का खतरनाक रोशन दायरा इस मकाम से गुजरा जहां से हम अभी गुजर कर आए थे। कुछ देर तक सांसें दुरुस्त करने के बाद जगत ने कहा, हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहर सकते, आगे बढ़ना होगा। हमने एक बार फिर सरवत को दोनों तरफ से सहारा दिया और वो अपने एक पांव पर जोर देते हुए हमारे साथ आगे बढ़ने लगी। एक जगह फिर हमें थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ा। किसी सिक्योरिटी एहलकार की टार्च की रोशनी दिखाई दी थी। रोशनी फासले पर चली गई तो हम फिर उठे और मोहतात अंदाज में चलते हुए एक गधा गाड़ी तक पहुंच गए। गाड़ी पर दूध के 2-3 बड़े बर्तन रखे हुए थे और एक तरफ सब्ज चारे का गट्ठा पड़ा था। जगत सिंह ने हमें गाड़ी पर बिठाया और गधे को हाँकना शुरू कर दिया। मैं उसके साथ बैठा था, सरवत पीछे थी। वो सरवत से मुखातिब होकर बोला, छोटी बहन, अगर कोई तुझसे किसी तरह की कोई बात पूछे ना तो गूंगी बन जाना। आपा कहेंगे कि ये बोल नहीं सकती है, ठीक है? सरवत ने मेरी तरफ देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। तब जगत मुझसे मुखातिब होकर बोला, तुम्हारा नाम सादिक मोहम्मद है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम मेरे बेली हो और मुझसे मिलने खंडोतपुर से आए हो। खंडोतपुरा डेक नाले के पार सिखों और मुसलमानों का पिंड है। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने कहा, समझ तो रहा हूं, पर इस गन को और गोलियों वाले थैले को कहां छुपाना है? और मेरे कपड़े पर ये खून के बड़े बड़े दाग? ओह, मेरी भी मत मारी गई है, जगत ने कहा। फिर जल्दी से अपने गले की चादर उतार कर मेरी तरफ बढ़ाई। ले यार, इसकी बुक्कड़ मार ले और बंदूक को घुसा दे इस चारे के नीचे। मैंने ऐसा ही किया। चादर लपेट ली और गन के साथ साथ कैनवस का बैग भी चारे में छुपा दिया। जिस रास्ते पर हम जा रहे थे वो कच्चा लेकिन हमवार था। करीबन 1 किलोमीटर के फासले पर रोशनियां नजर आ रही थी। एक सरहदी गांव था। जगत ने बताया कि हम वहीं जा रहे हैं। रास्ते में एक जगह इस वक्त हमारी धड़कनें बुरी तरह जेरो जबर हुई जब अंधेरे में किसी ने फौजी अंदाज में पुकार कर कहा, कौन है? जगत ने फौरन मस्कीन आवाज में कहा, मैं हूं जी जगता, दूध देकर आया हूं। ये साथ कौन है तेरे? मेरी बहन है जी, और इसका बंदा सादिक। खंडोतपुरा से आए हैं मिलने के लिए। चलने में खामोशी रही। ये संगीन खामोशी थी। हमारी तलाशी हो जाती तो कयामत आ जाती। बहरहाल खैरियत गुजरी। चंद सेकंड बाद आवाज आई, ठीक है, निकलो, टाइम ज्यादा हो गया है। जगत ने टक टक करके गधे की पुश्त पर छड़ी लगाई तो उसकी रफ्तार बढ़ गई। करीबन 10 मिनट बाद हम उस सरहदी गांव में दाखिल हो रहे थे। अभी रात के 8-9 ही बजे थे, मगर गांव की गलियां सुनसान थी। किसी घर से टीवी चलने की मध्यम आवाज आ रही थी। चंद राहगीर मिले लेकिन किसी ने भी हम पर खसूसी तवज्जो नहीं दी। सरवत ने अपनी ओढ़नी को घूंघट की सी शक्ल दे दी थी। एक गली में हैंडपंप नजर आया। मैंने अभी तक पानी नहीं पिया था। जी चाह के उतर कर पी लूं, मगर फिर इरादा मुलतवी कर दिया। भूख प्यास बर्दाश्त करना मेरी आदत से सानिया बनती जा रही थी। खुद को तकलीफ देना, उसे सहना और सहने की इस हद को बढ़ाना मुझे अच्छा लगता था। सरवत ने लतीफ के घर में मुझसे पूछा था कि क्या मैं अपने आप से इंतकाम ले रहा हूं, लेकिन यह इंतकाम नहीं था, ये उससे जुदा कोई कैफियत थी। जगत सिंह हमें जिस घर में लेकर गया वो कच्चा था और इसका सहन खासा कुशादा था। सहन के आखिर में एक बरामदा था और 2-3 कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। बरामदे में एक मैला सा बल्ब रोशन था। सहन की एक तरफ 2 छप्पर थे जिनके नीचे 4-5 भैंसें बनी हुई थी। घर में सिर्फ एक औरत थी। वो 25-26 साल की खासी तगड़ी देहातन थी। शक्ल भी अच्छी थी। जगत ने बेतकल्फी से औरत का तारुफ करवाते हुए कहा, ये आशा कौर है जी, मेरी धर्म पत्नी। बड़ी चंगी जनानी है, इतनी चंगी है कि जी करता है इस जैसी एक और हो तो ले आना। मैंने मना किया है, मुझसे तो तेरा कुछ हुआ नहीं, शायद किसी और से तेरी नस्ल आगे चल जाए। ए ले, फिर वही गल लेकर बैठ गई है। और बाल बच्चा ना होने का मतलब ये नहीं होता कि बंदा दूसरा ब्याह कर ले। और अभी देर कितनी हुई है, 3-4 साल। और तेरे जैसी तगड़ी जनानियां तो 50 साल की होकर भी खुशखबरी सुना देती हैं। उसने हल्का सा क्या लगाया। आशा ने आगे बढ़कर सरवत से हाथ मिलाया और उसे नीचे से ऊपर तक गौर से देखने लगी। जगत ने कहा, आशा ये बेचारे 2 दिन से भूखे हैं, एक मुर्गी भून ले और 2-4 पराठे पका ले फटाफट। मैं मना करता रह गया लेकिन आशा घर के बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। जगत उसके पीछे गया, लेकिन उसे हमारे बारे में तफसील बताने गया था। मैं और सरवत बरामदे में रखी चारपाई पर बैठ गए। जगत ने कहा, आशा ये बेचारे 2 दिन से भूखे हैं, एक मुर्गी भून ले और 2-4 पराठे पका ले फटाफट। मैं मना करता रह गया लेकिन आशा घर के बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। जगत उसके पीछे गया, लेकिन उसे हमारे बारे में तफसील बताने गया था। मैं और सरवत
मेरे कहने पर सरवत ने अपना मजरूब पांव भी चारपाई पर रख लिया। मेरी गन अभी तक चारे के नीचे पड़ी थी। मैं उसे जल्द से जल्द निकाल कर अपनी तहवील में लेना चाहता था। जगत बज़ाहिर खरा बंदा लगता था, फिर भी इतनी जल्दी उस पर मुकम्मल एतमाद करना ठीक नहीं था। जगत ने मुझे एक साफ शलवार कमीज ला दी। मैंने कमरे में जाकर अपने खून आलूद कपड़े तब्दील कर दिए। जगत ने खून आलूद कपड़े ले जाकर गुसल खाने में रख दिए और गुसल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले 1-1.5 घंटे में हम जगत और उसके घर के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके थे। जगत सिंह अपनी बीवी और छोटे भाई के साथ इस घर में रहता था। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी और वो दूध भी बेचता था। आजकल वो BSF वालों की सरहदी पोस्ट पर भी दूध देकर आता था। जगत का एक मामू फौज में नायब सूबेदार था और इसी इलाके में तैनात था। जगत सिंह खुद भी एक जीदार शख्स था और लड़ाई भड़ाई के कामों में किसी से पीछे नहीं रहता था। इसकी बातों से पता चलता था कि चंद साल पहले वो आशा को भी अपने ससुरालियों से बजोरे बाजू छीन कर लाया था। जगत सिंह का छोटा भाई गोविंदर सिंह करीबी शहर बीकानेर में पढ़ता था और बहुत अच्छा खिलाड़ी था। वो यहाँ गांव में आता जाता रहता था। इस गांव का नाम जोपुर मालूम हुआ। जगत ने मुझे अपने बारे में साफ साफ तो कुछ नहीं बताया था। मुझे अंदाजा हुआ कि वो BSF वालों का खबरी यानी मुखबर हो सकता है। मुझे पता था कि सरहदी इलाकों में अक्सर देहात के अंदर ऐसे खबरें मौजूद रहते हैं। गांव के लोगों को भी पता नहीं होता कि इनके अंदर की खबरें वर्दी वालों तक कौन पहुंचाता है। लेकिन अगर वो वाकई खबरी था तो फिर उसने हमारी मदद क्यों की थी? क्यों हमें सिक्योरिटी फोर्सेस के खतरनाक घेरे में से निकाल कर यहाँ अपने घर लाया था और अब हमारी खातिर मदारत कर रहा था? वहां खंडर कमरे में मैंने उससे इस बारे में पूछा था तो उसने बेतकल्लुफी से कहा था, बस तुम पर दिल आ गया है। मैंने एक बार फिर यही सवाल उससे किया तो वो धीरे धीरे खुदने लगा। उसने ये बात तस्लीम की कि परसों रात बारिश के दौरान में वो पाकिस्तानी इलाके में मौजूद था। उसने दरख्तों के अंदर से वो खून रेज झड़प देखी थी जो मेरे और चौधरी के कारिंदों के दरमियान हुई। वो मेरी हिम्मत और सख्त जानी से बेहद मुतासिर हुआ। जिस वक्त मैं लड़ रहा था वो मुझे देख रहा था। उसने अपने आप से अहद किया कि अगर मैं यहाँ से बचकर निकला तो वो मेरी और मेरी साथी की मदद जरूर करेगा। उसने जज्बाती अंदाज में कहा, सादिक मोहम्मद है, मेरा मतलब है ताबिश मोहम्मद। मैंने अब तक के जीवन में बड़ी लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ और मार धाड़ें देखी हैं, लेकिन वाहे गुरु की सौगंध, परसों रात जो कुछ देखा उसने तो बोतल का नशा कर दिया। ये मत समझ कि मुंह पर तेरी तारीफ करके तुझसे कोई फायदा लेना चाहता हूँ। आपा तो यारों के यार हैं बादशाहजादे। दिलेरी और जवान मर्दी जहाँ नजर आवे है वहीं पर सर झुका देते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी, जो दलेर है वो सज्जन है, जो भगोड़ा है वो वैरी दुश्मन है। इसी गुफ्तगू के दौरान में आशा बावर्ची खाने में मसरूफ थी। भुनी हुई देसी मुर्गी की खुशबू आ रही थी। जगत सिंह ने जरा धीमे लहजे में कहा, परसों रात तुमने जो मारा मारी की है ना, इसका आशा को पता नहीं चलना चाहिए, खामखा में डर जाएगी। इसको मैंने बस यही बताया कि चौकी के पास कोई झगड़ा हो गया था जिसमें 1-2 बंदे जख्मी हुए और तुमको भी चोटें लगी। तुम्हारी बंदूक और गोलियां मैंने वो सामने छप्पर में भैंसों की खुरली के पीछे रख दी हैं। पाई ने कोई नहीं छेड़ेगा, ठीक है ना? मैंने उस बात में सर हिलाया। वो मुझसे पूछना शुरू हो गया कि हमारे पीछे कौन लोग थे और वो हमसे क्या चाहते हैं। अभी मैं इस शख्स पर पूरी तरह एतमाद नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया कि एक मकामी जमींदार से मेरी पुरानी दुश्मनी थी। उसने हम मियाँ बीवी को यहाँ देखा और अपने बंदे हमारे पीछे लगा दिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके हाथ नहीं आए, वरना उन्होंने हमें बहुत अजियत देकर कत्ल कर देना था। जगत सिंह ने कहा, शायद अभी तक तुम पूरी बात बताना नहीं चाहते। चलो ठीक है, मैं आशा को भी यही कुछ बता दूंगा जो तुमने बताया है, पर जो कत्ल शतल हुए हैं ना, उनकी गल नहीं करूंगा। फिर जगत सिंह की निगाह मेरे हाथों पर मरकूज हो गई। वो मेरे हाथों की जिल्द को गौर से देखने लगा और मुस्कुरा कर बोला, लगता है कि मेरे यार ने लड़ाई मार कुटाई की बड़ी सख्त ट्रेनिंग ली हुई है। लड़ाई का स्टाइल देखकर ही मुझे पता चल गया कि कराटे शराटे का मास्टर बंदा है। अब तुम्हारे हाथ देखकर विश्वास हो रहा है कि तुमने रेत के थल्ले के साथ बड़ी जबरदस्त मारा मारी की हुई है। तुम क्या जानते हो रेत के थैले के बारे में? बहुत कुछ। वो मुस्कुराया। मेरा छोटा बुरा गोविंदर चैंपियन है यारा। किस चीज का? यही कराटे वगैरह का। बड़े मुकाबले किए हुए उसने। वह सामने वाले कमरे में कई ट्रॉफियां और कप पड़े हुए उसके। वो खुद कहाँ है? शहर में, लेकिन कल या परसों उसको आना है। तुमसे मुलाकात कराऊंगा, बड़ा खुश होगा तुमसे मिलकर। वो जरा गुस्से वाला है पर मन का बुरा नहीं है। मेरे आगे तो बिल्कुल चूंचना नहीं करता। सच्ची गल है, पहले मैं भी उस जोटो कराटे वगैरह को बेकार का पंगा समझता था। मेरा ख्याल था कि जो दलेर होता है वो दलेर ही होता है, इस कराटे शराटे से कोई लड़ाका नहीं बन सकता। पर अब पता चला है कि ऐसी ट्रेनिंग चांदी को सोना और सोने को हीरा बना देती है। पर तुमने मेरी गल का जवाब नहीं दिया। क्या तुमने भी ये ट्रेनिंग ली हुई है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आशा हाथों में ट्रे लिए छम छम करती नमूदार हो गई। वो खाने से पहले हमारे लिए दूध पत्ती लेकर आई थी।
इसका मतलब था कि खाना तैयार होने में कुछ देर है। अंदाजा हुआ कि वो चावल वगैरह पकाने लग गई है। वो चाहते हुए शरबत को भी अपने साथ बावर्ची खाने में ले गई। हम दूध पत्ती के घूंट लेते रहे और बातें करते रहे। मैंने उससे कहा, यार तुम बॉर्डर के आर पार आते जाते रहते हो, क्या किसी तरह हमें वापस पाकिस्तान नहीं भेज सकते? उसने कहा, फिर वही गल कर रहे हो बादशाहजादे। वाहेगुरु का लख लख शुक्र करो कि तुम दोनों वर्दीवाड़ों से बच कर निकल आए हो। मैं ना मिलता तो तुम्हें तो अब तक मिलिट्री अस्पताल में तुम्हारी लाशों की चीर फाड़ भी हो चुकी होती। फिलहाल इस तरफ जाने की गल न कर, अभी 2-4 दिन यहाँ छुप कर गुजार, फिर देखते हैं तेरे लिए क्या कर सकते हैं। वैसे ये सारा काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। खाना मजेदार था, लेकिन हमारी अंदरूनी कैफियत ऐसी नहीं थी कि इससे लुत्फ उठा सकते। शरबत ने अपने टखने पर तेल की मालिश की और गर्म पट्टी बांध ली। हमें सोने के लिए घर का एक पिछला कमरा दिया गया। हम दोनों देर तक जागते रहे और अपने अपने ख्यालों में गुम रहे। हालात की आंधी हमें उड़ाकर कहां से कहां ले आई थी। हम यूसुफ को ढूंढने निकले थे और शायद यूसुफ से पहले ही खुद इंडिया पहुंच गए थे, और इस दौरान में कई बंदों का कत्ल भी मेरे खाते में पड़ गया था। राजा की शक्ल रह रहकर निगाहों में घूम रही थी। पता नहीं कि वो मर चुका था या जिंदगी की कोई रमक उसमें बाकी थी। नीतू उर्फ करिश्मा कपूर के बारे में तो मुझे 100% यकीन था कि वो जिंदगी की सरहद पार कर चुकी है। मैं इमरान के बारे में भी सोचता रहा, पता नहीं कि वो कहाँ था और उसे मेरे हालात की कहाँ तक खबर हो सकी थी। सरवत भी अपने घर वालों से बस 2-3 रोज की मोहलत लेकर ही निकली थी। यकीनन लाहौर में उन्होंने भी उसके बारे में परेशान होना शुरू कर दिया होगा। मैं जानता था मुझे सरवत को फोन कर करके नुसरत निढाल हो चुकी होगी। बज़ाहिर तो ये सारा काम लतीफ़ करियाना फरोश की बीवी की वजह से खराब हुआ था, लेकिन तकदीर के किरदार को इस हवाले से कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। अगले रोज सवेरे जगत ने बड़ा तगड़ा नाश्ता हमारे सामने रखा। मकई के मीठे पराठे जिनमें घी की जगह दूध की मलाई इस्तेमाल की गई थी, गाढ़ी मीठी लस्सी, साग और चावल, आखिर में दूध पत्ती। रात की तरह अब भी हम उस खाने से इंसाफ नहीं कर सके। सरवत तो बस चंद नवाले ही लेकर रह गई थी। उसके टखने पर एक बड़ा सा पट्टा बना हुआ था। ये मरहम पट्टी आशा ने आज सुबह की थी। कोई घरेलू टोटका था, इसमें हल्दी, नमक और आटा वगैरह इस्तेमाल हुआ था। आशा ने सरवत को ग्लो और ज्वाइन से बनी हुई कोई दवा भी खिलाई थी और इसे यकीन था कि एक आध दिन में सरवत का बुखार रफू चक्कर हो जाएगा। जगत ने मुझे और सरवत को घर का पिछला कमरा दिया था और इसकी ख्वाहिश थी कि हम अभी बरामदे या सेहन में निकलने की कोशिश न करें। यकीनन वो नहीं चाहता था कि उसके घर में हमारी मौजूदगी दूसरों पर जाहिर हो। नाश्ते के बाद सरवत दूसरे कमरे में आशा के पास चली गई। मैं और जगत इधर ही बैठे बातें करते रहे। जगत ने मुझे घर के पिछवाड़े एक तवील नीम पुख्ता कमरा भी दिखाया। इसे वो ढारा कह रहा था। मैं देखकर हैरान हुआ कि ढारे में वर्जिश का बहुत सा सामान पड़ा हुआ था। वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का इंतजाम भी था। एक तरफ सैंड बैग लटका हुआ था। जगत ने बताया कि ये उसके छोटे भाई गोबिंदर का कराटे का अखाड़ा है। बातों के दौरान में जगत ने एक बार फिर रात वाला मौजू छेड़ दिया। वह मुझसे इन लोगों के बारे में पूछना चाह रहा था जिन्होंने इस बारिशी रात में मेरा खूनी ताक़ुब किया था। मैंने उसे बताया था कि वो एक जमींदार के बंदे थे। वो जमींदार का नाम पूछना चाह रहा था। मैंने कहा, सरहद पार का एक गांव है रोहेवाल, वहां का चौधरी है, अनवर नाम है उसका। जगत सिंह के चेहरे पर खून की सुर्खी तोड़ गई। वो मेरी रान पर हाथ मारकर बोला, ओए सीधी तरह बताना कि पीड़िया वैली का चौधरी गंजा अनवर है। तुम उसे जानते हो? मैंने हैरान होकर पूछा। उसके 7 पुश्तों को जानता हूँ, कई बार वास्ता पड़ चुका उस खाना खराब से। अब तो वह बड़ा फन्ने खान बन गया है। कुछ साल पहले उस पर पाउडर स्मगल करने का पर्चा हुआ था। जनानियों की तरह छुपता फिरता था पुलिस वालों से। मैं उसकी सारी हिस्ट्री जानता हूँ। एक दफा लाहौर कॉलेज की किसी कुड़ी से इश्क चलाया था उसने। 1 वे टिकट की तरह वो 1 वे इश्क था। लड़की के भाइयों ने उसे बड़ा मारा था। ये उस कुड़ी का तो कुछ ना कर सका, पर किसी और शहरी कुड़ी से ब्याह करके उसे अपने पिंड लिया। वो क्या कहते हैं यार, डिग्गा खोदते तो खुस्सा कुम्यार थे। अब सुना है वो बहुत बड़ा चौधरू बना हुआ है। दहशत डाल रखी है उसने इलाके में। मैंने कहा है तो कुछ ऐसा ही, पर यार तेरे साथ चौधरी अनवर का फड्डा कैसे ही हो गया? बड़े झगड़े तो बस 3 ही होते हैं, जनानी, जमीन और ज़र। और तेरे साथ क्या मामला हुआ? क्या ये बताना जरूरी है? मैंने कदरे खुश्क लहजे में कहा। वो जल्दी से बोला, नहीं यार नहीं, तू हमें गुस्सा ना कर, तू तो अपना जिगर पा रहा है। सच बड़ा मजा आया है तुझसे मिलकर, बस यूं समझ के अंदर से आत्मा खुश हो गई है। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। जगत ने सरवत को आवाज दी, छोटी बहन तू इधर आ जा कमरे में। सरवत मेरे पास आ गई। जगत ने हमें अंदर ही रहने की हदायत की और खुद बाहर चला गया। उसकी वापसी 15-20 मिनट बाद हुई। खैरियत है? मैंने पूछा। हाँ, वो एक भैंस कुछ बीमार है, डंगर डॉक्टर आया था उसे टीका लगाने के लिए।
बाहर के क्या हालात है, मैंने पूछा। बाहर जाता हूँ तो पता करता हूँ, यहाँ भी ऐसा वाले पिंड के अंदर आते जाते रहते हैं। हर नए आने वाले बंदे को शक की नजर से देखते हैं, तलाशियां भी होती रहती हैं। तुमको अभी बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। मैं चौकी की तरफ जा रहा हूँ दूध देने, शायद थोड़ी देर हो जाए, पर शाम से पहले आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी गंद यहाँ कमरे में ले आऊँ, जरा इत्मीनान रहेगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें खुद दिला देता हूँ, उसने कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो LMG को एक चटाई में लपेट कर अंदर ले आया। गोलियों वाला थैला भी साथ ही था। मैंने लोडेड गन एक अलमारी के पीछे रख दी। जगत के जाने के बाद हमारे साथ बस आशा ही रह गई। वो हमारा बहुत ख्याल रख रही थी। उसे दोपहर का खाना खिलाया और 2-3 बार दूध पत्ती भी पिलाई। जगत ने कहा था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, मगर वो नहीं आया। इंतजार करता रहा, रात गहरी होगी। जहन में कई तरह के अंदेशे सर उठाने लगे। मैंने इस बारे में आशा से पूछा तो उसने तसल्ली दी। वो बोली, पर आज ही परेशानी की कोई गल नहीं है। वो कई दफा देर से आते हैं, बस कभी कभी तो रात भी वहीं गुजार देते हैं। कई वर्दी वालों से उनकी यारी दोस्ती है। वहाँ शिकार का गोश्त पकाते हैं और पीते पिलाते हैं। आखिरी अल्फाज उसने जरा मुस्कुराते हुए कहे। वो बज़ाहिर घरेलू औरत नजर आती थी, अपने मर्द की हाँ में हाँ मिलाने वाली और उसकी खामियों को नजरअंदाज करने वाली। वो हमें सारा दिन काम करती हुई ही नजर आई। कभी भैंसों का दूध धो रही है, कभी तंदूरी पर रोटियां पका रही है, कभी मक्खन से घी निकाल रही है या दूध को जाग लगा रही है। रात 10 बजे के करीब आशा ने ऐलान किया कि अगर जगत अब तक नहीं आया तो अब सवेरे ही आएगा, शायद दूध धोने के वक्त पहुंच जाए। उसने हमसे कहा था कि हम आराम से तसल्ली से सो जाएं, मगर तसल्ली कहाँ थी। मेरे ज़हन में मुसलसल अंदेशे सर उठा रहे थे, कहीं को गड़बड़ न हो गई हो, BSF या फिर पाकिस्तानी रेंजर्स ने उसे पकड़ न लिया हो, उन्हें रात वाली कार्रवाई का शक न हो गया हो। सरवत भी बिल्कुल गुमसुम थी। उसका बुखार हल्का जरूर हुआ था, मगर उसने मुकम्मल जान नहीं छोड़ी थी। मैं 8-10 फिक्रे बोलता था तो वो उसके जवाब में बस एक फिक्रा बोलती थी। 3 रोज पहले जो खूनी वाकया हुआ था उसके असरात भी उसके दिलो दिमाग को कुचोके लगा रहे थे। उसके ज़हन में जो सबसे तकलीफ से सवाल था और जो वो कई बार मुझसे पूछ भी चुकी थी, ये था कि हम वापस कैसे जाएंगे। मैं उसे तसल्ली दे रहा था, लेकिन ठोस जवाब मेरे पास भी नहीं था। जो कुछ हुआ इतना अचानक था कि हम उसकी मुज़ाहमत ही नहीं कर सके थे। और अब हम यहाँ इस इंडियन इलाके में मौजूद थे। रात 12 बजे के लगभग सरवत को नींद आ गई। उसके थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मैं किसी तेज आवाज की वजह से जागा। शायद किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया था। मैंने सोचा कहीं जगत वापस तो नहीं आ गया। बिस्तर से उतरकर मैंने होली से दरवाजा खोला और बरामदे में झांका। बल्ब की मध्यम रोशनी में बरामदे के अंदर एक मोटरसाइकिल खड़ी नजर आई। करीबी हेलमेट भी धरा था। मेरे ज़हन में झमाका सा हुआ। जगत ने बताया था कि उसका छोटा भाई शहर से आने वाला है। लगता था कि वो आ गया है। मुझे किसी कमरे से एक कहके की मध्यम आवाज भी सुनाई थी। यह मर्दाना आवाज थी और जगत की नहीं थी। मैं कुछ देर तक तजब्जब में खड़ा रहा, फिर दोबारा बिस्तर पर आ गया। चंद फुट दूर दूसरे बिस्तर पर सरवत सो रही थी। उसने करवट बदली हुई थी और शानों तक चादर खींच रखी थी। सोते में भी ओढ़नी उसके सर पर थी। मैं खिड़की से आने वाली मध्यम रोशनी में महविये से उसकी तरफ देखता रहा। बालों और ओढ़नी ने उसका निस्फ चेहरा ढांप रखा था, जैसे पूरी शब का चांद आधा बादलों में छुपा हुआ हो। वो मेरे पास थी और बहुत दूर थी। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि किसी कमरे से दबी दबी आवाजें आ रही हैं। शायद आशा और जगत का छोटा भाई गोविंदर एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन अभी मैंने देखा था सिर्फ बरामदे में रोशनी थी। तीनों कमरे मुकम्मल तौर पर तारीख थे। तो क्या आशा और जगत का भाई एक ही तारीख कमरे में थे? ये काफी संगीन सवाल था। मेरे अंदर तजस्सुस जागा और मैं एक बार फिर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोल कर झांका। बावर्ची खाने की तरफ से खटपट की आवाज आ रही थी। चंद सेकंड बाद मैंने एक सेहतमंद नौजवान को देखा। वो हाथ में मिठाई का अध खुला डिब्बा लिए बावर्ची खाने की तरफ से आ रहा था। उसने नीली जीन्स और धारीदार कमीज पहन रखी थी। उसकी छोटी छोटी मूछें थीं। माथे पर चोटों के 2-3 पुराने दाग थे। मैं देखा उसकी कमीज के सारे बटन खुले हुए। मैं उसे एक सेकंड में पहचान गया। ये जगत सिंह का छोटा भाई गोविंदर ही था। ट्रॉफियों और अवार्ड्स वगैरह वाले कमरे में मैंने उसकी तस्वीर भी देखी थी। मिठाई लिए हुए कमरे के अंदर ओझल हो गया। बातों की आवाज उसी कमरे से आ रही थी और ये कमरा तारीख था। मेरा दिमाग सनसना उठा। आए रात जगत सिंह घर में मौजूद नहीं था। मैं और सरवत पिछवाड़े वाले कमरे में सोए हुए थे। जगत का छोटा भाई शहर से आया था और अब जगत की पत्नी के साथ कमरे में था। कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। मैंने मेज से एक खाली गिलास उठाया। चंद सेकंड बाद मैं नंगे पांव अपने कमरे से निकला और इस बंद कमरे के करीब पहुंच गया। अगर कोई देख लेता तो वाटर कूलर से पानी लेने का बहाना नहायत माकूल साबित हो सकता था। मैं एक बंद खिड़की के करीब पहुंचा तो अंदर से उभरने वाली आवाजें वाज़ेह सुनाई देने लगी। शायद अंदर वो पलंग खिड़की के बिल्कुल पास था जहां आशा और जगत मौजूद थे। मैंने दिलेरी की और खिड़की से कान लगा दिए। अंदर होने वाली मध्यम गुफ्तगू हैजान खेज थी। जगत और आशा न गुफ्ता बा हालत में थे। कालबनो इकट्ठे ही लेटे थे और खुली डुली गुफ्तगू कर रहे थे। आशा ने बेतकल्लुफ लहजे में कहा, कुछ ख्याल कर गोविंदरे,
वो तेरे बड़े भरा के परोने हैं, वो क्या सोचेगा? गोविंदर बोला, ओए छाड़ी इस बात को, बड़े भरा के जिस तरह के परोने यहाँ आते हैं ना, इन सब का हमें पता है। कोई पाउडर फरोश होता है, किसी के पीछे पुलिस लगी होती है, कोई जनानी को भगा कर लाया होता है, किसी को जनानी भगा कर लाई होती है। मुझे भी ये दोनों ऐसे ही भगोड़े लगते हैं। वैसे ये दोनों पेंडू हैं कि शहरी? आशा की आवाज आई। कपड़ों और गालबात से तो किसी पिंड ही के लगते हैं, पर ये जो कुड़ी है सरवत है ना, ये कुछ पढ़ी लिखी भी लगती है। पढ़ी लिखी होती तो इस तरह के काम करती। ये सारी 2 नंबरियां हैं, तुम्हें नहीं पता कुछ भी है गोविंदे। मैं तुझको ये गलत काम नहीं करने दूंगी। तूने जो ठरक झाड़ना है मुझसे झाड़ ले, मैं हूं ना तेरे पास। और मैं कब कहता हूं कि तू नहीं है मेरे पास? पर कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने को भी तो मन करता है ना। कुड़ी सोनी है और मुझे लगता है कि बंदा भी कुछ ज्यादा आकर चाकर नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? आशा ने पूछा। बस नहीं दिखाएगा, चोर के पाँव नहीं होते, और इस तरह बॉर्डर पार करके आने वाले चोर ही तो होते हैं। तो देखना मैं किस तरह इन दोनों को अपने कंडे में लाता हूँ। जो कहूंगा वही करेंगे, और देखना साथ में मिन्नत तरला भी करेंगे। गोविंदर की आवाज में पक्के गुंडों जैसी करख्तगी थी। नहीं गोविंदे, ये ठीक नहीं है। और इस कुड़ी का पाँव भी जख्मी है, इतना बड़ा पट्टा बांधा हुआ है मैंने उस पर, बुखार भी है उसे। ओए होए, तो मैंने कौन सा उसको सैर सपाटे के लिए आगे लेकर जाना है? आधे पौने घंटे के दिल पे चौरी तो करनी है, कुछ नहीं होगा उसे। और अगर वो बंदा तेरे अंदाजे से ज्यादा डाढ़ा निकला तो फिर? नहीं निकलेगा, और अगर निकलेगा तो इसका इलाज भी मेरे पास है। तू बेफिक्र रह, बस शांति से लेट यहाँ।